रक्तदान को लेकर उत्तराखंड ने देश भर में बनाया रिकॉर्ड। 1 लाख से ज्यादा लोगों ने पोर्टल पर किया रजिस्ट्रेशन। नवंबर में आपदा पर होगा वैश्विक सेमिनार। सीएम धामी ने कहा सरकार विकास का मॉडल कर रही तैयार। जोशीमठ में एनएचआई की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। शहर में हाइड्रोस्टैटिक की वजह से हुआ था भूधंसा। देहरादून में रजिस्ट्री फर्जीवाड़ा में कार्रवाई। मुजफ्फरनगर का गैंगस्टर गिरफ्तार। एक जमीन को 2 बार हुई रजिस्ट्री। उत्तराखंड के 5 युवकों को दुबई में बनाया बंधक। रोजगार की तलाश में गए थे दुबई। परिजनों ने धामी से लगाई मदद की गुहार। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ हिना। मंगलौर में समाज कल्याण विभाग हरिद्वार द्वारा शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर कल्पना सैनी सहित तमाम भाजपा नेता सहित अधिकारीगण मौजूद रहे। इस दौरान हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा भारत सरकार की एडिप योजना के अंतर्गत 6 महीने में जिन बुजुर्ग और दिव्यांगजनों का चयन किया गया उनको सहायक उपकरण वितरण के लिए शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को भी प्रोत्साहित किया गया। 8 लाभार्थियों को माननीय महोदय भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत सरकार की भोजन की यहाँ व्यवस्था है, सभी भोजन करके जाएंगे। धन्यवाद। मंत्रालय का जो गरीब कल्याण का ये मंत्रालय है, आधिकारिकता मंत्रालय, इसका मैं बहुत अभिनंदन कर रहा हूँ। मैं मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने दिव्यांगों के लिए जिस तरीके से घर घर जाकर के सर्वे किया और आज मेरे इस ब्लॉक में, नारसन ब्लॉक में लगभग 218 उपकरणों को बांटा है। लाखों 45 लाख से भी अधिक के उपकरण दिए हैं। आपने देखा कि कितने भावुक हो गए थे यहाँ पर मेरे दिव्यांगजन। तो आज यहाँ पर जहाँ दिव्यांगों के लिए उनकी तमाम प्रकार की उपलब्धता की मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल 97 बांटी हैं, ट्राईसाइकिल 30 हैं, फोल्डिंग व्हील चेयर्स हैं 22, बैसाखी हैं 50, वॉकिंग स्टिक छड़ी हैं, सीपी चेयर है, बहुत सारे उपकरण हैं। और इन उपकरणों को उनको आज हमने यहाँ पर बांटा है। जो प्रधानमंत्री का जो विज़न है अंतिम छोर तक के व्यक्ति को उसके चेहरे पर मुस्कान लाना, ये उसी का एक अभियान का एक हिस्सा है। और मुझे बहुत खुशी है कि बहुत व्यापक स्तर पर यहाँ पर मेरे दिव्यांगजनों को लाभ मिला है। ऐसे ही हमारे और भी जो योजनाएं यहाँ पर हैं, सहायता समूह की हमारी बहनों को लाखों रुपए मिला है ताकि बहनों का आत्मसम्मान ही नहीं बढ़े बल्कि आत्मनिर्भरता भी खड़ी हो। और जैसे अभी विशेष सत्र के दौरान जो पूरे देश के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए एक उत्सुकता का विषय था जिसमें महिला आरक्षण दिया गया, तो महिलाओं का सम्मान कैसे बढ़ेगा और उनको किस तरीके से आत्मनिर्भर बनाया जा सकेगा। आपने देखा कि अभी प्रधानमंत्री आवास के तहत जब हमने एक बहन को चाबी सौंपी तो उनके आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कभी मुझे 1.5 लाख रुपया का कोई मकान मिल जाएगा और उसकी चाबी मिल जाएगी। तो प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास के तहत जहां 3 करोड़ से भी अधिक आवास दिए हैं और वहीं फ्री राशन, कोरोना काल से आज तक गरीबों को फ्री राशन मिल रहा है। 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है। जो फ्री गैस कनेक्शन मिले, इस ज़िले में 1,35,000 से भी अधिक परिवारों को फ्री गैस कनेक्शन मिले हो। और अब तो हमारी जो सरकार है पुष्कर धामी सरकार ने 3 सिलेंडर बहनों को महीने वर्ष में 3 फ्री गैस सिलेंडर देने की बात है। शौचालय फ्री मिल रहे हैं,
जिस तरीके से शौचालय से लेकर के तमाम सरकार इतनी योजनाएं चला। अच्छा, आज तो अच्छा था ना, जिन लोगों को बुलाया गया तो 60% लोग थे आज, और इसीलिए भीड़ नहीं चाहिए यहाँ जिन लोगों को हम लाभ दे रहे हैं वो चाहिए। और आज आपने देखा कि यहाँ पर जो दिव्यांग थे, ये पूरा सैकड़ों दिव्यांग थे, और अब जितने बच्चे होंगे एक भी दिव्यांग ऐसा नहीं बचेगा जिसको लाभ नहीं मिलेगा। जो बच्चे हुए होंगे आज उनका भी सुनिश्चित कर दिया, उनको भी कैंप लगाएंगे। विकास की गंगा बह रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में देश G20 को लेकर के जिस तरीके से पूरे विश्व पर छाया है, जिस तरीके से हिंदुस्तान का मान और सम्मान बढ़ा है, जिस तरीके से विकास लगातार और लगातार एक नए आयामों को छू रहा है हर क्षेत्र में। और मेरा तो विशेष करके जो हरिद्वार लोकसभा है, इसमें 60 सालों में जितना नहीं हुआ उतना ही 9 सालों में हुआ है। 9 साल भी मिसाल के रहे हैं, और इसलिए अब जो 2024 का चुनाव है, एक तरफा माहौल है पूरे देश के अंदर। पूरा देश मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहता है। उत्तराखंड के थराली जिले में शीतकालीन खेल प्रतियोगिताओं के समापन हुआ। 2 दिवसीय शीतकालीन खेल प्रतियोगिताओं का विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण किया गया। बता दें, दूसरे दिन की प्रतियोगिता में भावना ने प्रथम और रायका गटकोड़ की नैना ने द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया। वहीं रायका कॉप के कृष्ण द्वितीय तथा रायका कोटला को तीसरा स्थान मिला। विद्यालय शिक्षा की जो शीतकालीन क्रीड़ा प्रतियोगिता है, इसका शुभारंभ कल दिनांक हमारे जिला पंचायत के उपाध्यक्ष श्री रिपुन राव के द्वारा किया गया। और यहाँ पर 27 माध्यमिक विद्यालय कार्यरत हैं, शासकीय अशासकीय कुल मिलाकर के, और सभी विद्यालयों के यहाँ पर जो माध्यमिक विद्यालयों के छात्र छात्राएं हैं वो इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग कर रहे हैं। यहाँ पर 3 स्तर हमारे हैं, सब जूनियर बालक बालिका, जूनियर बालक बालिका और सीनियर बालक बालिका। तो कुल मिला के पूरे विकास खंड के सभी स्तरों के 437 बच्चे इस शीतकालीन क्रीड़ा प्रतियोगिता में विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर रहे हैं। और कल शुभारंभ के बाद यहाँ पर जो क्रीड़ा प्रतियोगिता चल रही है, तो वही आज प्रारंभ से ही सुबह 5000 मीटर की दौड़ प्रारंभ हुई सीनियर वर्ग की, उसके बाद 3000 मीटर जूनियर वर्ग, और साथ ही साथ अभी जो कार्यक्रम चल रहा है वो यहाँ पर चक्का फेंक की प्रतियोगिता सीनियर वर्ग और जूनियर वर्ग की चल रही है। साथ ही साथ यहाँ पर माननीय जिला पंचायत उपाध्यक्ष द्वारा जो भी छात्र यहाँ पर प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त करेंगे उनके लिए पुरस्कार की व्यवस्था मेडल के रूप में की गई है। और यहाँ पर हमारे जितने भी व्यायाम शिक्षक हैं या जो अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं हैं या प्रधानाचार्य, इस पूरी व्यवस्था में कार्य पर लगाए गए हैं। सब लोग बड़े मेहनत से अनुशासन में रह करके इस अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। और आशा है कि हमारे जो पीटीज हैं वे सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अपने जितने भी जो विशेष कुछ खिलाड़ी हैं वो जिला स्तर पर भी प्रतिभाग करेंगे। और गत वर्ष भी हमारे कबड्डी या दूसरी प्रतियोगिताओं में कई खिलाड़ी जो है राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग कर चुके हैं। स्तरीय शीतकालीन प्रतियोगिता जो है वो 2 दिन का चला है, और इसमें करीब 27 जो इंटर हैं उन्होंने इसमें भाग लिया है, और 437 जो बच्चे हैं लगभग उन्होंने यहाँ प्रतिभाग किया है। इसमें कुछ जो रनिंग होती है और कूद होती है, थ्रोज हैं, इस टाइप के हुए हैं। और इसमें सभी जो हमारे पीटी जो हैं, क्योंकि जो भी खेल होते हैं सभी के सहयोग से होता है, और ये हमारे सबके आपके सहयोग से ये पूरा हो पाया है कार्यक्रम। और जैसे हमारे जो यहाँ के संयोजक हैं और जिन्होंने इस जो पूरे गेम एथलेटिक्स को इनाम के लिए पारितोषिक करने के लिए जो यहाँ पर वो दिया गया है, इनाम दिया गया है, ये भी हमारे जो कल मुख्य अतिथि आए थे उनके द्वारा यहाँ सबको पारितोषिक
दिया गया है, सबको मेडल दिए गए हैं। और ये यहाँ पर जो बच्चों ने यहाँ पर जो प्रतिभा किया है वो यहाँ से चुनकर अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला स्तर पर भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ये उम्मीद के साथ हम उनको आगे लेके जाएंगे और अभी टाइम भी है तो उनको हम थोड़ा प्रशिक्षण और उनको सिखाया भी जाएगा। और बेहतर है कि हम नारायणगढ़ का जो नाम है थोड़ा अच्छे से बच्चे उनका नाम रोशन करेंगे। शिक्षक साथी सभी मतलब अपने कर्तव्य के प्रति सब सजग हैं, अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन जो पुरानी पेंशन है वो हमारा अधिकार है, तो हम अधिकार को भी नहीं छोड़ेंगे और अपनी मांगों के लिए हम लड़ते रहेंगे। और उसके साथ हमने अपने कर्तव्य पूरा कल निभाया है, आज निभा रहे हैं, सुबह से सब चीज़ लगे हुए हैं। द्वितीय सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत कलेक्ट्रेट सभागार में कई योजनाओं की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को और शहर के बारे में जानकारी ली। जल जीवन मिशन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नंदा गौरा, आंचल अमृत योजनाओं की प्रगति और उनके समाज पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने को कहा और डेंगू की वर्तमान स्थिति के बारे में सीएमओ से पूछा, जिसके बाद योजनाओं पर सचिव ने अधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर जरूरी निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अपेक्षा की गई है सभी शासन के अधिकारियों से कि जनपदों में जा कर के विभिन्न विभाग की जो योजनाएं हैं और जिन विभाग के वो विभागीय सचिव हैं वो ये देखें और कि किस प्रकार से सरकार की योजनाएं धरातल पर कार्य कर रही हैं। और सरकार के साथ साथ जो गैर सरकारी लोग हैं, जो कि बहुत अधिक संख्या में हैं, वो जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, तो दोनों मिलकर के किस प्रकार से जनता को और बेहतर ढंग से सरकार की योजनाओं को, चाहे वो राज्य सरकार की हो या भारत सरकार की हो, उसका अधिकतम लाभ प्रदान कर सकते हैं। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी की उद्देश्य है कि सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और संतुष्टिकरण, इस पर पूरा विभाग कार्य करे और सरकार के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो जनता के लिए कार्य करने के लिए हैं और उनकी तत्परता कार्य करें और जो है जनता को अधिक से अधिक लाभ मिले। इसी के तहत हमने जो विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में NGOज हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं या हमारे जनप्रतिनिधि हैं या मीडिया के हमारे बंधु हैं, वो विभिन्न प्रकार से इस प्रणाली में कार्य कर रहे हैं, तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। उनको सबको किस तरह से एक प्लेटफॉर्म पर ला करके सरकारी जो कार्यक्रम है, चाहे लाभप्रद योजनाएं हैं, निर्माण कार्य हो, उसमें किस प्रकार से पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए और स्टेक होल्डर कंसल्टेशन को किस प्रकार से हम लोग सारे योजनाओं में सम्मिलित कर सकते हैं, उन्हीं सब दृष्टियों को लेकर के सरकार जो है जनता के द्वार इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी हमारे जो अधिकारी हैं और शासन के सचिव हैं वो जनपदों में भ्रमण कर रहे हैं। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के पास सेरा तेवा खर्क में आज भी सड़क मार्ग नहीं बन पाया है। लोग सड़क मार्ग की मांग के लिए एक लंबे संघर्षों के बावजूद भी आज भी पैदल चलने को मजबूर हैं। यहाँ के लोगों का कहना है उनके गांव में कोई बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे बीमार हो जाते हैं। किसी महिला को प्रसूति के लिए अचानक अस्पताल लेकर जाना होता है तो उनको 3-4 किलोमीटर पहाड़ी और जंगल के रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। ग्रामीणों ने कई बार ज्ञापन देकर अपनी मांगे रखी, लेकिन अभी तक कोई संज्ञान नहीं ले रहा। आप लोग सभी जानते हैं कि हमारे मालकोट कालीमाटी सेरा तेवा खर्क वाली रोड है जो 1-2 साल से अधूरी पड़ी है। भले ही इसके लिए हमने कई सालों से प्रयास किया है रोड मांग की, तो 1-2 साल से ये काम भी शुरू हो गया है, लेकिन शुरू होने का भी क्या फ़ायदा है, जो काम की अभी अधूरा पड़ा है। 2-3 मतलब काम भी पूरा ढंग से नहीं हो पाया है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे गांव में, आप वहां जाके मतलब स्वयं देख सकते हैं आप लोग कि हमारे गांव में किस प्रकार की रोड बनी है, किस प्रकार से वहां गांव का जो सड़क निर्माण कार्य है वो किस प्रकार से हो रखा है। तो आप लोग मतलब गाँव की समस्याओं को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ये है कि जो वृद्ध महिलाएं हैं, बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, जो प्रसव पीड़ित महिलाएं हैं, उनको वहाँ से डंडी कंडी के सहारे ले जाना पड़ता है और वहाँ से ले जाने के बावजूद भी हम समय से सड़क तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो इससे पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं ऐसे। हमारे यहाँ जो वृद्ध हैं
और महिला प्रसव पीड़ित महिलाओं के साथ उनका जो मिसकैरेज हो गया है। और अभी भी लगातार इस पिछले 1 महीने से लगातार देख ही रहे होंगे आप लोग वीडियो के माध्यम से कि हमारे गांव में लगातार जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, कभी ऊपर ले जाओ कभी नीचे ले जाओ। अगर हमारे यहाँ अगर सड़क का कार्य जल्द ही हो जाता, पूरा हो जाता, तो हमें ये कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता। तो हमारे यहाँ सबसे पहले ये है कि पुल निर्माण का कार्य, पुल निर्माण के लिए हमारे गांव में ये है कि वित्त स्वीकृत नहीं हुई है। उसके लिए हम शासन प्रशासन तक कई बार चले गए हैं। शासन प्रशासन भी यही कह रही है कि नहीं है, हमारे यहाँ अभी वित्त स्वीकृत नहीं हो पाएगी। पर आखिर कब तक होगा कि हम ये जानना चाहते हैं शासन प्रशासन के द्वारा कि हमारी जो जनता है आस लगाए बैठे हैं कि हमारे गांव में रोड आ जाएगी, रोड आ जाएगी। चालू तो हो गए हैं, पर क्या करें उस चालू का, जो कि कार्य अभी मतलब पूरी तरह से संतोषजनक नहीं हो पाया है। तो हम यही विनती करते हैं, तो अगर ये कार्य बार बार यही होगा, हमारे गांव का जो सड़क का कार्य है उसको पूरा नहीं होगा, तो आने वाले जो तो सड़क की स्थिति आपने वीडियो के माध्यम से देख ली है। गांव सड़क से 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी पे है और पूरा रास्ता जंगल का है। जो हमारा पैदल चलने वाला रास्ता था, वो जो सड़क 3 किलोमीटर स्वीकृत हुई है, वो ठेकेदारों ने सड़क बनाने के चक्कर में पूरा रास्ता ध्वस्त कर दिया है। सड़क पे पिछले 6-7 महीनों से किसी प्रकार का काम नहीं चल रहा है और जो सड़क बनी है वो आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हो कि किस घटिया लेवल की सड़क बनी है। लगातार हम जो है PWD के ऑफिस जा रहे हैं, उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि सड़क पे जो है हमारे काम की जाए। हम जैसा ही हो या गर्भवती महिला हो, हमको जो है उन सभी को अपने कंधों पे डंडी के सहारे ले जाना पड़ रहा है। और यहाँ से आप ये लगा लीजिए, जंगल का रास्ता है, चढ़ाई है, 3.5 किलोमीटर की दूरी है और ले जाने वाले भी या तो हम जैसे हैं या बुजुर्ग हैं और या तो जो 8वीं से लेकर 12वीं तक पढ़ने वाले बच्चे हैं, जिनकी उम्र कितनी हो सकती है, आप 13 से 17 साल के बीच में लगा लीजिए। इन बच्चों को जो है ले जाना पड़ता है। सब मजबूर है, हम तो मजबूर है, हमको ले जाना पड़ेगा क्योंकि हमारे गांव के लोग हैं, हमारे भाई बंदे हमको ले जाएंगे। लेकिन सरकार किस बात की क्या मजबूर है वो समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी रोड पे अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। रोड पे हमारे पुल की भी आवश्यकता है, पुल की अभी तक वित्त स्वीकृति हमें नहीं मिली है। तो बस सरकार से ये निवेदन है हमारा कि हमारी जो जायज मांगे हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक ये सूचना पहुंचाना चाहते हैं कि जो हमारी ये सड़क है मालकोट कालीमाटी से रतेवा खर्क, ये सड़क विगत 2 सालों से इस पर कार्य चल रहा है, लेकिन अभी तक ये अधूरा पड़ा हुआ है और 6 माह से ये काम बंद पड़ा है। विभाग के चक्कर लगाते लगाते हम थक गए हैं, किंतु वहाँ से हमको संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है। और एक दूसरा बात है, इस पे 39 मीटर का इस पे रामगंगा नदी पर पुल का निर्माण होना है, जो अभी शासन में लटका पड़ा है। उसकी भी स्वीकृति कब मिलेगी, हमें कोई अभी तक वहाँ से कोई जवाब नहीं है और न ही हमें कुछ उसके बारे में। गांव वालों की ये पीड़ा है, इसको तुरंत इसकी सुध लें, जिससे ग्रामीणों को जो ये डंडी कंडी के साथ सहारे बीमार को मालकोट तक पहुंचाते हैं 5 किलोमीटर। और जो प्रसव महिलाएं हैं, आप देख रहे होंगे कि वीडियो के माध्यम से हम किस प्रकार से डंडी खंडी के सहारे लाते हैं। और गांव में भी इतने कम लोग हैं नहीं कि उनको नीचे तक पहुंचा सके, यानी कम से कम 10-15 लोगों को की एक तो टीम चाहिए जो कि नीचे तक लाते हैं। और एक ये भी है कि जो बच्चे स्कूल के बच्चे जाते हैं वो भी कम से कम 7-8 किलोमीटर स्कूल जाते हैं, वो भी पैदल मार्ग पर चलते हैं। तो यहाँ बहुत गांव वालों को बहुत असहनीय घटनाएं सहनी पड़ती है कि किस प्रकार से ले जाएं, किस प्रकार से रहें, किस प्रकार यहाँ का अपनी रोज़मर्रा की जो वस्तुएं हैं, किस प्रकार से खाद्य सामग्री को पीठ पर ढो के ले जाते हैं। ये ही ग्रामीण ही जानते हैं इसको। लेकिन आखिर सरकार, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सरकार कब तक हमारी इस मांग को पूरी करेगी। अभी तक हमें कोई इसका वो नहीं है कि हमारी मांग कब। तो सरकार का कोई आदमी आता नहीं है। अभी हमारे गांव के सामने इनको लेके जाते, वो तो अगर आएगा तो उसको खुद चलेगी, उसने तो इस रास्ते से जाना है हमने। तो मतलब अगर आएगा तो कोई आदमी आता है।
राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड कार्यकारिणी के आह्वान पर जिले भर के शिक्षकों ने अपनी विभिन्न मांगों को सरकार द्वारा दरकिनार कर दिए जाने के विरोध में काली पट्टी बांधकर अपने कार्यों में जुटे हुए रहे। शिक्षकों का कहना था उनकी शिक्षक हितों के कई मांगों को लेकर उनके संगठन की शिक्षा मंत्री के साथ बैठक हुई थी, जिसमें मांगों के प्रस्ताव सरकार को भेजकर सकारात्मक कार्रवाई किए जाने का आश्वासन दिया था, लेकिन समय बीतने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद आज वो विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। काली पट्टी बांध के जो हमारा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर एक जो हमारी विभिन्न मांगों में जो आंदोलन का क्रम है, उसका सबसे पहला क्रम 27 सितंबर को काली पट्टी बांधकर प्रत्येक शाखाओं के अपने विद्यालयों में पठन पाठन करेंगे। सरकार द्वारा जो हमारी विभिन्न बहुत सालों से जो प्रमोशन रुके हुए हैं, प्रधानाचार्य विहीन सब प्रत्येक ब्लॉकों में जो विद्यालय चल रहे हैं और एलटी से प्रमोशन नहीं हो पा रहे हैं, आदि मांगों पर सरकार बार बार आश्वासन दे रही है, लेकिन उन पे आज तक अमल नहीं कर पाई और बार बार इस मामले में प्रमोशन के मामले में शिक्षकों के पाले में गेंद फेंकी जा रही है और उस पर समाधान नहीं हो पा रहा। तो इसके विरोध में ये आज से हमारा जो क्रम है आंदोलन का, ये 27 सितंबर को काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन, उसके बाद 8 को हमारा सरकार चेतना रैली देहरादून में होगी, जिसमें प्रत्येक ब्लॉक प्रतिभाग करेगा। उसके बाद जिला स्तर पर 16 अक्टूबर को प्रदर्शन होगा और उसके बाद 27 अक्टूबर को मंडली में प्रदर्शन होगा। उसके बाद आगे के आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। तो इस रैली का मुख्य ये जो विरोध प्रदर्शन का ये है कि सरकार अगर हमारी जो ये शांति प्रदर्शन है, इनसे अगर हमारी बातों को मान जाती है या हमारी मांगों को मान जाती है, तो अगर नहीं मानी इनसे तो आगे बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी प्रांतीय कार्यकारिणी द्वारा आह्वान किया गया है। भगवानपुर टोल प्लाजा पर पिछले 3 दिनों से भारतीय किसान यूनियन क्रांति की कुछ मांगों पर भगवानपुर एसडीएम जितेंद्र कुमार ने सहमति जताते हुए दोनों पक्षों के बीच सफल बातचीत करवाई, जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन क्रांति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सैनी ने कहा 2 साल पहले टोल पर काम करते वक्त 2 कर्मचारियों की एक हादसे में मौत हो गई थी, जिसको लेकर कर्मचारियों के साथ NIEA के बीच मध्यस्थता करवाकर मामले को निपटाने का काम किया था। वहीं किसानों का कहना अभी बिजली संबंधित और भी कई मांगे हैं जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, जिसको लेकर अभी टोल प्लाजा पर चल रहा धरना अनिश्चितकालीन तक जारी रहेगा। टोल प्लाजा के 2 कर्मचारियों की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हुई थी, उनको मुआवजा दिलाने को लेकर किसान यूनियन के द्वारा यहाँ पे अपनी मांग रखी गई। इसमें NHAI के अधिकारियों को और टोल प्लाजा वालों को बुलाकर वार्ता की गई और उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि वो इनको जो सैलरी दी जा रही थी उसे कंटिन्यू करेंगे। सर कुछ मांगों को प्रकाश कर रहे हैं जो पूरी ये कुछ बिजली विभाग के अगेंस्ट कुछ शिकायतें हैं कि अनावश्यक उनसे छापे डाले जा रहे हैं। इसके संबंध में विद्युत विभाग के एक्शन साहब को हमने बुलाया हुआ है, उनसे वार्ता की जाएगी इसके बारे में। देखिए, ये सब इन लोगों की ताकत है, भारतीय किसान यूनियन क्रांति राजनीतिक को जो ताकत हमारे सभी साथियों ने कार्यकर्ता और पदाधिकारियों की आज उन्हीं की ताकत है जो आज ये कामयाबी मिली और पूरी तरह से वो लिखित में फैसला हुआ है एसडीएम साहब में और NH हाईवे वाले और टोल वाले, वो लिखित में जो बच्चों की जो 2 बच्चे शहीद हुए थे उनकी समस्या को लेकर एक पॉइंट पर हमारा पूरी तरह से समझौता हो गया और धरना हमारा जो है वो अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। धरना वहां से उठ नहीं रहा, टोल पर तो धरने का उत्पीड़न कर रहा, 28-28 हज़ार का चलान लोगों का कर रहा, जिसके बेचारे के घर में रोटी नहीं खाने को वो टूटी सी मोटरसाइकिल पर चल रहा है। जरा बिजली फ्री नहीं होगी किसान के लिए और किसान का कर्जा माफ नहीं होगा, 11,000 रुपये बीघा प्रति बीघे के हिसाब से मुआवजा नहीं मिलेगा किसान को, तब तक धरना जारी रहेगा। साल पहले ये बच्चे टोल की सेवा करते हुए, तो अब इन्होंने कह दिया तो वहाँ जो फैसला हुआ था उसे ये मान नहीं रहे थे जो 2 साल पहले हुआ था। अब वो फैसला भी पूरी तरह से मान गए और आगे वो लागू रहेगा जब तक ये परिवार रहेगा यहाँ। ये टोल जब तक रहेगा उस परिवार को जो सुविधा तय हुई थी वो सुविधा मिलती रहेगी। ये भारतीय किसान यूनियन क्रांति पूरी तरह से रोड पे है और इन बातों के लिए ही लड़ रही। देखिए, आप HRDA है, गांव तक में अगर कोई मकान बना रहा तो उसके यहाँ भी जाकर
लाखों लाखों रुपए का टैक्स वसूल रहा है HRDA, जबकि जब HRDA कोई सुविधा नहीं दे रहा गांव में तो भाई तू नक्शे के लिए कह के लिए जा रहा है। जब वहाँ कोई तूने नाली नहीं बनाई, कोई सड़क नहीं बनाई, कोई ये नहीं, आप देख लो। हरिद्वार में एकम सनातन भारत दल संत प्रकोष्ठ के अध्यक्ष स्वामी दामोदराचार्य ने जयराम आश्रम में विशेष बैठक का आयोजन किया। बता दें कि एकम सनातन भारत दल का सनातन राजनीतिक पार्टी है, जिसमें कि विभिन्न जिलों एवं प्रदेशों से पार्टी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पुष्कल द्विवेदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा, संगठन को मजबूत बनाने के लिए संपर्क आवश्यक है, साथ ही निष्क्रिय लोगों की हमारी पार्टी को आवश्यकता नहीं है। उन्होंने उत्तरकाशी के संत शंकरानंद सरस्वती के ऊपर किए प्राण घातक हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि संत पर हमला हमारी संस्कृति सभ्यता पर हमला साबित होता है। रूप से देखते हुए आगे की रणनीति का निर्धारण करेंगे, क्योंकि देवभूमि है, मंदिरों की भूमि है, संतों की भूमि है। और आज हम ये देख रहे हैं कि उत्तरांचल के अंदर संतों का अपमान हो रहा है, मंदिरों का अपमान हो रहा है, देवभूमि अपवित्र हो रही है, म्लेच्छों का अत्याचार बढ़ रहा है। इन सबसे निजात पाने के लिए, इन सबसे छुटकारा पाने के लिए एकम सनातन किस प्रकार अपनी आगे की 3 महीने की रणनीति करेगा, तो इसके निर्धारण के लिए संत श्री दामोदराचार्य जी की अध्यक्षता में हम यहाँ उपस्थित हुए। राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यकारिणी अपनी बना चुका है, सब जगह हमारे कार्यालय खुल चुके हैं और हर राज्य में न सिर्फ राज्य स्तर बल्कि जिला स्तर, ग्राम स्तर, तहसील स्तर तक हम पेनिट्रेट कर चुके हैं। जहां तक हमारे मूल उद्देश्य की बात है, तो एकम सनातन भारत दल की स्थापना ही सनातन के सिद्धांतों को राजनीतिक रूप से स्थापित करने के लिए हुई है, जिसमें कि हमारे 7 संकल्प आते हैं जो कि सनातन की मूल विचारधारा को भारत की राजनीति में इम्प्लीमेंट करने के लिए वो इंस्ट्रूमेंट देते हैं उस राजनीतिक पार्टी को या सत्ता को। अगर हमारे सब संकल्पों का पालन कोई भी सत्ता करे तो भारत स्वतः ही सनातन राष्ट्र बन जाएगा। एकम सनातन भारत दल राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना 27 मार्च 2019 में हुई, 2023 में हुई है, जिसकी जन्म कुंडली वृषभ लगन की है और 9:41 में जन्मी है। ये शुद्ध रूप से धर्म सापेक्ष दल है और राजनीतिक दल है। ये मान्यता प्राप्त दल है। ये जैसे हिंदू महासभा, रामराज परिषद सब हमारे में आके मिल रहे हैं। जितने भी छोटे छोटे संगठन दल है एकम सनातन में ही आके जो है समर्थन दे रहे हैं। और सनातन की लड़ाई ये आदि अनादि काल से है, आज से नहीं है। सनातन जो है आदि अनादि काल से है, रहेगा। जितने भी लोग आए चले गए, परंतु एकम सनातन भारत दल हमेशा शुरू से अंत तक रहेगा, क्योंकि संतों का इतिहास है। संत जो है भारतीय संस्कृति सभ्यता की रीढ़ की हड्डी है और ये इतिहास है संतों का। बिना संतों के कोई भी राजा सफल नहीं होता। संत ही के द्वारा ही, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई राजा शासक हो, वो सफल तभी होगा जब उसका कोई संत गुरु हुआ। आज तक हुआ है और होगा। आज के दृश्य में जो धर्म निरपेक्ष सरकार चल रही है, हमारे देश में गौ हत्या बंद नहीं हुई और हमारे देश में जाति पाति में बांटकर इन्होंने जो है अपनी जो है रोटी सेक रहे हैं, निजी स्वार्थ पूरा कर रहे हैं। इसलिए जाति पाति नहीं, धर्म बढ़ाई। यथो धर्म तथो जय। जहाँ धर्म है जीत वहाँ है। हमारी लड़ाई यही है और गौ माता की हत्या बंद कराने के लिए हमारा एकम सनातन भारत पार्टी का संकल्प है। गौ हत्या बंद करानी है। भारत में हमको अखंड हिंदू राष्ट्र बनाना है और सभी सनातन भाइयों को एक साथ लेके चलना है। हमारी पार्टी धर्म सापेक्ष पार्टी है। जहाँ धर्म है जीत वहीं है। जब धर्म नहीं तो वहाँ जीत नहीं है। इसलिए हम धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं।